नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गुर्जर और बहुत दिनों के बाद में आज आपके सामने इस लाइव सेशन में जुड़ रहा हूँ। थोड़ा सा तो माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिन पहले मैं आपसे लाइव रूबरू हुआ था। अब मैं पुनः आपके सामने हूँ। थोड़ी सी तो मेरी बातें सुन लो, उसके बाद में अपना जो भी टॉपिक है वो मैं शुरू करूँगा। देखो, सबसे पहले तो आपकी रीट की एग्ज़ाम थोड़ी नज़दीक है। रीट पात्रता की एग्ज़ाम फरवरी में एग्ज़ाम होगी। थोड़ा सा तो मैं उसको लेकर के चर्चा कर रहा हूँ। मेन तो फोकस अपना वो रीट पात्रता वाला ही होगा। दूसरी आपकी रीट जो मेंस होगी उसके बारे में। तीसरा आपके एसआई, महिला एएसआई, पटवार है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, सीईटी, सभी एग्जामों को लेकर के मैं चर्चा करूँगा आज। मुख्य आज का जो उद्देश्य होगा वह है रीट पात्रता परीक्षा। देखो, सबसे पहले तो टाइम थोड़ा सा कम मिलने की वजह से, थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया। मैंने मेरे YouTube चैनल पे पहले भी आपको एक प्रॉमिस किया था, कुछ क्लासें मैंने डाली भी थी कि मैं आपको हिंदी और संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराऊंगा। नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सर्वप्रथम तो आप सभी से। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। अब मैं देखो शुरुआत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी बातें मैं क्लियर कर दूं। पहली बात तो यह है कि मैं क्लासें डालूंगा, एक दिन हिंदी की, एक दिन संस्कृत की। YouTube चैनल पे डाल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें, जैसे मान लो रीट पात्रता की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ दोनों आप ले सकते हैं, दोनों लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी और संस्कृत। उसकी जो व्याकरण है, व्याकरण पूरी करवाऊंगा। उसके बाद में शिक्षण विद्या में आपको डाल दूंगा, सारी की सारी YouTube पे है, कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा। क्योंकि आपको ये पता होगा कि रीट की पात्रता परीक्षा है, उसमें अहम जो रोल रहने वाला है वो दोनों लैंग्वेज प्लस साइको का रहने वाला है। हो सकता है कि मैं साइको भी आपके साथ में किसी दूसरे गुरुजी को बुला करके साइको भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूं, इसी चैनल पे डाल दूंगा। तो हिंदी, संस्कृत और साइको, ये तीनों जो मेजर आपके सब्जेक्ट हैं रीट पात्रता को लेकर के, ये तीनों हम दो सर हैं वो मिलकर के आपको करवा देंगे। तो कतई आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा तो मैं आपकी रीट की रणनीति के बारे में चर्चा करूं तो देखो, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनकी थोड़ी सी मैं जानकारी दूं। पुराने विद्यार्थी हैं उनको तो सबको पता होगा, या कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने रीट पात्रता पहले से क्लियर कर रखी है, वो भी रीट मेंस में या पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहां भी इन सब्जेक्टों में जो भी क्लासें हैं उनसे आप फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कशन कर लूं कि रीट पात्रता का जो सिलेबस है ये होगा आपके 150 अंक, यानी कुल जो अंक होंगे वो 150 अंक है। रीट पात्रता का जो सिलेबस है वो मैं आपके सामने क्लियरेशन कर रहा हूँ। 150 अंक का रीट का पेपर होगा और ये 150 जो अंक हैं ये इस प्रकार से डिवाइड हैं, उसको मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले है आपके मनोविज्ञान, यानी बाल विकास, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं बाल विकास। रुकना एक मिनट, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो, 150 अंक, इन 150 अंकों में सबसे पहले बाल विकास या मनोविज्ञान है। बाल विकास मनोविज्ञान जिसको अपन साइकोलॉजी बोल सकते हैं, इसका जो पेपर होगा वो आपका 1 से लेकर के 30 तक के जो प्रश्न होंगे, क्रम संख्या आएगी इनकी निश्चित है। 1 नंबर प्रश्न से लेकर के 30 नंबर के 2 प्रश्न होंगे वो आपके मनोविज्ञान के होंगे। नंबर 2 पे जो आपका पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज टेस्ट, यानी हिंदी का। और ये जो हिंदी होगी, ये हिंदी भी आपके कितने अंकों की होगी? 30 अंकों की। नंबर 3 पे आता है लैंग्वेज 2, और लैंग्वेज 2 में अपन बात करेंगे केवल संस्कृत की। देखो, यहाँ पर आप लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं, द्वितीय भाषा के रूप में चयन करते हैं, वहाँ हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैं केवल बात करूंगा संस्कृत की, यहाँ आप संस्कृत ले सकते हैं। ये आपके 90 अंक हैं। 30 नंबर की साइको है, 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की संस्कृत, यानी ये जो 90 अंक हैं ये सभी बच्चों के लिए बिल्कुल कॉमन अंक है। चाहे आप रीट लेवल फर्स्ट के दे रहे हो
रीट लेवल 2 साइंस मैथ से दे रहे हैं या रीट लेवल 2 एसएसटी से दे रहे हैं, सभी बच्चों के लिए ये नंबर, यहाँ तक के नंबर बिल्कुल बराबर है। अब नंबर बच जाते हैं आपके 60। वो जो 60 अंक होंगे ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए तो एसएसटी के होंगे और साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए साइंस मैथ के होंगे। लेवल 2 जो लेवल 1 है उसमें भी ये 2 पार्टों में बटे हुए हैं। नंबर 60 नंबर, 30 नंबर की आपके यहाँ मैथ्स आएगी और 30 अंक की आपके जो आएगी वो पर्यावरण आएगी, जिसको ईवीएस बोलते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस डिवाइड है। 90 नंबर में 30 नंबर की साइको है, 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की संस्कृत है। फिर जो 60 अंक बचते हैं आपके, उनमें 60 अंक एसएसटी वालों के तो एसएसटी के आ जाएंगे, जिनके साइंस मैथ है उनके 60 अंक साइंस मैथ के आ जाएंगे। लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं उनके 30 नंबर की ईवीएस आएगी, 30 नंबर की क्या आएगी, मैथ्स आएगी। अब देखो, यदि आप इन तीनों सब्जेक्टों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, हिंदी, संस्कृत और साइको, तो आपके नंबर कितने हैं, 90। अब इन 150 अंकों में से केवल आपको पास मार्किंग लाना है और वो पास मार्किंग जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए तो 60% यानी 90 अंक लाना जरूरी है। जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें आपको नंबर लाने हैं 83 यानी 83 अंक लाना जरूरी है। जिस बच्चे के 83 मार्क्स आ जाते हैं वो इसमें क्वालिफाई माना जाता है, पात्र माना जाता है। अब देखो, आपके 90 अंक हैं। अब इन 90 अंकों को यदि आप बहुत बेहतरीन तरीके से यदि तैयार कर लेते हैं तो इन 90 अंकों में से मान के चलो आप 80 नंबर ले आते हैं। बहुत अच्छा, यदि आप तैयार कर लेते हो 80 नंबर आराम से आ भी जाते हैं। फिर देखो 80 नंबर यहाँ आ गए आपके, और इधर वाला जो 60 नंबर का जो मैटर है ये आप जनरल थोड़ी सी भी चीजें यदि आप पढ़ करके भी तैयार करोगे तो 20 नंबर आराम से यहाँ से ले आते हो आप। 60 में 20 नंबर आराम से आ सकते हैं। जो साइंस मैथ वाले बच्चे हैं उनके 6 से लेकर के 8वीं तक की बुक या 10वीं तक की बुकों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैटर आपका तैयार है। एसएसटी वाला बच्चा है तो उसके जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कल्चर वगैरह में से प्रश्न आएंगे, वो आपकी तैयार है। तो 20 नंबर तो 60 में से आसानी से आप ला सकते हो। देखो 80 + 20 नंबर कितने हो गए, 100। चाहिए कितने आपको, 83। तो आसानी से नंबर आ सकते हैं आपके। आपको रीट पात्रता को केवल क्लियर करना है, केवल पास करना है। इसमें कोई भी मार्क्स आपके मेंस के एग्जाम में नहीं जोड़े जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, जो बच्चे पहली बार रीट की एग्जाम दे रहे हैं, आपको केवल ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है, इसको केवल पास करना है। जिस बच्चे के मान लो 83 नंबर हैं उनको भी उतना ही वेटेज दिया जाएगा मेंस में, और जिस बच्चे के 150 में से 150 अंक हैं उसको भी उतना ही वेटेज दिया जाएगा। लेकिन आपको मोटे तौर पे ये मान के चलना है, 83 का आंकड़ा नहीं लेके चलना है, कि अपने लगभग इतनी तैयारी करें कि 100 अंक आपके आ जाए। पहली बात तो ये पाठ्यक्रम को लेकर के ये रणनीति है। आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है, हिंदी, संस्कृत और साइको, इन तीनों को यदि बेहतर तरीके से आप तैयार कर लोगे तो इसमें मैं नहीं समझता कि आप रीट पात्रता को क्लियर नहीं कर पाएंगे। आसानी से आप YouTube पे वीडियो देख देख करके अपने स्वयं के नोट्स बना लो, या वैसे वीडियो देख देख करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। तीनों चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हिंदी है, संस्कृत है, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगा, और साइको के एक हमारे गुरुजी हैं चारण सर, वो आपको साइको पढ़ा देंगे। तो बिल्कुल आपका क्लियर 90 नंबर का जो मैटर है ये बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से हम करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, न आपसे कोई चार्ज लिया जाएगा। फिर आप मेंस की जो तैयारी है वो मेंस की तैयारी जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। मेंस के लिए भी हम आपके साथ हैं, जुड़े हुए रहेंगे, इसमें कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इनमें से मैं डालूंगा कैसे, एक रोज वैसे आप और सजेशन दे देना, यूट्यूब पे आप मैसेज करके आप सजेस्ट भी कर देना, अलग तरीके से भी डाल दूंगा। मेरी रणनीति थोड़ी सी इस प्रकार से रहेगी, एक दिन में हिंदी की क्लासें डाल दूंगा, एक दिन आपको संस्कृत की क्लासें डाल दूंगा। यदि लंबी क्लासें ले सकते हो आप तो 1 घंटे की हिंदी डाल दूंगा, 1 घंटे की संस्कृत डाल दूंगा, और 1 घंटे की अपनी साइको हो जाएगी। तो 3 घंटे की यदि आप ले सकते हो क्लासें रोजाना तो 3 घंटे करवा देते हैं। 3 घंटे की नहीं ले सकते आप, 2 घंटे की ले सकते हो, तो 1 घंटा तो साइको आपकी रेगुलर हो जाएगी, 1 घंटा आपकी हिंदी हो जाएगी, 1 घंटा संस्कृत हो जाएगी। फिर जैसे मान लो साइको वाली क्लासें रेगुलर आपकी रहती हैं, वो साइको यदि पूरी हो जाती है पहले, हिंदी संस्कृत से पहले यदि पूरी हो जाती है, तो फिर आपकी कंटिन्यू दोनों क्लासें चलती रहेंगी।
हिंदी और संस्कृति। अब इनमें भी देखो थोड़ा सा, आप ये जो 30 अंक हैं, इन 30 अंकों में से आपके 15 अंक हैं वो व्याकरण के हैं, 15 अंक किसके हैं, शिक्षण विधियों के। इसी तरह से संस्कृत में भी 30 अंक हैं, 15 अंक किसके हैं, व्याकरण के, 15 किसके हैं, शिक्षण विधियों के। 30 नंबर की आपकी साइको है, इसमें 20 नंबर का तो आपके मैटर आएगा और 10 नंबर की यहाँ पर भी शिक्षण विधियां हैं। और ये जो शिक्षण विधियां हैं ये कंबाइंड रूप से मैं एक साथ ही करवा दूंगा। तो शिक्षण विधियां, और इसी प्रकार से आप एसएसटी या साइंस में से हैं तो वहां पर भी आपके 15 नंबर की शिक्षण विधियां, यानी कुल 55 नंबर की तो आपकी शिक्षण विधियां ही हैं। शिक्षण विधियों को भी आप बहुत अच्छी तरीके से और किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, आप कोई भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यदि करवा रहे हैं, शिक्षण विधियां कहीं पे भी नहीं डाली हुई हैं, हम यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो आप आसानी से पढ़ें, मजे से पढ़ें, आपको कोई चार्ज नहीं है। हमारा जब भी आपको टाइम हमें मिलेगा, हम आपको यूट्यूब पे रोजाना डेली आपको क्लासें प्रोवाइड करवा देंगे। आप कहोगे तो मैं लाइव आकर के भी आपके, जैसे सप्ताह में एक बार लाइव आ गया, किसी पेपर को सॉल्यूशन करके या अपने प्रीवियस जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन करवा दूंगा। एक दिन का अपन फिक्स रखेंगे, संडे का जैसे अपन फिक्स रख लेंगे कि संडे वाले दिन है, आपको दोपहर बाद का समय में आपको पहले रोज बता दूंगा, उसमें लाइव आप जुड़ जाना और एक एक पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा मैं। जैसे रीट के जो 2011 से आरटेट के नाम से शुरू हुई थी एग्जाम, 2011 का आरटेट का पूरा पेपर सोल्व करवा देंगे। जैसे हिंदी संस्कृत का एसएसटी वगैरह का मैं करवा दूंगा। हमारे जो 7 गुरुजी रहेंगे वो आपको साइको वगैरह या अन्य जो भी पार्ट हैं आपको पूरा पेपर एनालाइज कर दूंगा उसका। तो इस प्रकार के फिर अगले संडे को जैसे 2012 वाला करवा दिया, 14 का करवा दिया, 15 करवा दिया, इससे प्रीवियस पेपर भी आपके साथ साथ तैयार हो जाएंगे। वो केवल आपका लाइव सेशन होगा, लाइव जुड़ोगे तो ही उसमें आप भागीदारी ले सकेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो अपने 30 नंबर का अपना मैटर है, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं हिंदी से। ये जो 30 नंबर का मैटर है ये आपके 2 भागों में बटा हुआ है, 15 प्लस 15। 15 नंबर की क्या है, आपके व्याकरण है और 15 नंबर की आपके क्या है, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधि पहले अपन जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं व्याकरण वाले पोर्शन को, ये व्याकरण। तो देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्याकरण है क्या। तो देखो वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस शास्त्र का नाम ही क्या होता है, व्याकरण शास्त्र होता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे व्याकरण कहा जाता है। या यूं बोल सकते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना जिस माध्यम से अपन सीखते हैं उसे क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। फिर देखो आपने कभी पढ़ा हो कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई है। तो रचना को व्युत्पत्ति बोलते हैं। तो देखो व्याकरण शब्द है ये बना कैसे है, इसकी रचना कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। व्याकरण जो शब्द है इसमें 2 तो उपसर्ग हैं, वी और आ। ये 2 तो क्या है, उपसर्ग है। वी और आ 2 उपसर्ग हैं। एक क्री एक प्रकार की इसमें धातु है, इस चीज को भी आगे अपन क्लियर करेंगे। धातु जो कहते हैं हिंदी में वो किसको कहते हैं, क्रिया को। तो वी और आ 2 उपसर्ग हैं, क्री धातु है और इसमें अन प्रत्यय है। हिंदी के अनुसार ही बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत के अनुसार यदि यहां लेंगे तो यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। प्रत्यय का नाम लुट है, प्रत्यय का नाम क्या है, लुट है। तो ये आगे वाले जो शब्दांश हैं ये क्या है, इसमें प्रत्यय। तो देखो किसी भी धातु किसी भी शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। फिर किसी भी धातु क्रिया या किसी भी शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है, प्रत्यय। तो यूं बोल सकते हैं कि वी और आ 2 तो क्या हैं, उपसर्ग हैं। क्री इसमें क्या है, धातु या क्रिया है। और हिंदी में तो प्रत्यय कौन सा बताना है, अन। ये संस्कृत में पूछ ले कि व्याकरण शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो वहां प्रत्यय कौन सा बताना है, लुट प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय, लुट प्रत्यय बताना है। तो वी और आ उपसर्ग, क्री धातु या क्रिया और अन प्रत्यय या लुट प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बनता है वो कौन सा बन जाता है, व्याकरण बन जाता है। ये तो व्याकरण शब्द की क्या हुई, व्युत्पत्ति या रचना। फिर देखो व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध करना। व्याकरण शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये होता है शुद्ध करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करना। ये 2-3 अर्थ निकलते हैं। शुद्ध करना यानी शुद्धिकरण करना,
परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, ये व्याकरण शब्द का क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। फिर इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है कि वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, व्याकरण। यानी शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, जिस माध्यम से सीखते हैं उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है, व्याकरण का। फिर आपके सामने एक प्रश्न है कि व्याकरण शब्द है, इसमें लिंग कौन सा है, व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा है। तो इस चीज को मैं क्लियर कर रहा हूं। देखो, व्याकरण जो शब्द है ये हिंदी भाषा के अनुसार अलग लिंग में प्रयुक्त होता है, संस्कृत भाषा के अनुसार अलग लिंग में प्रयुक्त होता है। संस्कृत में तो इसके लिए कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणम, यानी व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, ये संस्कृत में परिभाषा लिखी हुई है। और वो परिभाषा यही कहती है कि व्याकरण जो शब्द है ये कौन से लिंग में प्रयुक्त होता है, तो संस्कृत भाषा में तो ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। कभी भी पूछा जाए कि व्याकरण शब्द है संस्कृत भाषा में किस लिंग में प्रयुक्त होता है, तो व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का शब्द माना जाता है। हिंदी के अनुसार जो है ये व्याकरण शब्द है, व्याकरणम अधीते, ये सूत्र है, ये कहता है कि व्याकरण जो शब्द है ये पुल्लिंग का शब्द माना जाता है। कभी भी व्याकरण पढ़ी नहीं जाती है, व्याकरण क्या होता है, पढ़ा जाता है। व्याकरण पढ़ा जाता है तो पुल्लिंगवाचक शब्द है। तो दोनों भाषा में अलग अलग याद रखना है। संस्कृत भाषा में व्याकरण शब्द है वो नपुंसक लिंग का माना जाता है, क्योंकि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी भाषा में लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो हिंदी भाषा में तो ये कौन से लिंग का माना जाता है, पुल्लिंगवाचक शब्द माना जाता है। संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग का शब्द माना जाता है। ये आपके सामने अर्थ वगैरह, परिभाषा वगैरह हो जाती है। फिर देखो, व्याकरण में अपन पढ़ते हैं आगे भाषा, क्योंकि हिंदी अपनी क्या है, एक भाषा। अब आपसे कहा जाए कि भाषा किसे कहा जाता है, तो भाष धातु से बना हुआ है। भाष का मतलब कहना होता है, भाष का मतलब क्या होता है, कहना। देखो, आपसे सीधा ही प्रश्न आ जाए कि भाषा किसे कहा जाता है, तो हिंदी अपनी भाषा है। हिंदी अपनी क्या है, भाषा। भाषा कहते किसको हैं, तो वह माध्यम, भाषा का यानी वह माध्यम जिसके द्वारा किन्हीं भी अपने जो भी अपन बोलते हैं, बोलने का जो रूप होता है उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा की परिभाषा यदि अपन देते हैं, यानी अपन सामान्य तो यूं बोल सकते हैं जो भी अपन बोली बोलते हैं उस बोली को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि विचार विनिमय का वह माध्यम, परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, विचार विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा शब्दों के शुद्ध रूप का अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, भाषा। या विचार विनिमय का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक संप्रेषित कर देते हैं, दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा देते हैं, उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। यानी विचारों के आदान प्रदान करने वाला जो माध्यम होता है उस माध्यम को ही क्या कहा जाता है, भाषा। अब देखो, कभी आपसे पूछा जाए कि कोई भी भाषा यदि पढ़ी जाती है तो उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है। कोई भी भाषा होती है उस भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसको क्या कहा जाता है, तो कोई भी भाषा होती है उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम होता है वर्ण। और यही अपने पहला टॉपिक है। मैं यहां तक पहुंचाऊंगा, अब यही अपने सिलेबस का क्या है, पहला टॉपिक है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं होता है, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, जिसका खंडन नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, वर्ण होता है। और यही आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, हिंदी में भी और संस्कृत में। पहले मैं बात केवल हिंदी की कर रहा हूं, इसलिए केवल हिंदी की बातें करूंगा, फिर सब संस्कृत वाली क्लास होगी वहां संस्कृत के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा। तो देखो, पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो क्या है, वर्ण है, यानी हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान। देखो, वर्ण का टॉपिक है, वर्ण के बाद में शब्द का टॉपिक है, शब्द के बाद में वाक्य का टॉपिक है। और मैं आपको ये भी चीजें समझाऊंगा कि आपके सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में केवल 3 ही चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी, वर्ण है, शब्द है और वाक्य। अब आप तो कहोगे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, टॉपिक तो यदि काउंट किए जाए तो 17-18 होते हैं। वो कहते हैं, उन चीजों को भी अपन समझेंगे। वो टॉपिक, शेष टॉपिक इन्हीं 3 टॉपिकों पे आधारित हैं, उनको भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। 3 ही टॉपिक हैं, इन्हीं 3 टॉपिकों के इर्द गिर्द सारे टॉपिक घूमते हैं। कैसे, देखो, वर्ण क्या है, तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे क्या नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है।
भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं होता है, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, उसका नाम क्या होता है? वर्ण होता है। उसका नाम क्या होता है? वर्ण। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया कि राम एक वर्ण है, तो बताओ राम एक वर्ण है क्या? नहीं है। राम एक वर्ण नहीं है, राम एक क्या है? शब्द है। क्यों हुआ? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है, जबकि राम का विभाजन हो रहा है। कैसे विभाजन होगा? देखो, रा को अलग लिख दो, मैं को अलग लिख दिया, दो टुकड़ों में बट गया, इसका मतलब राम वर्ण नहीं है, राम एक क्या है? शब्द है। अब आपसे पूछा जाए कि रा और मैं ये दोनों वर्ण हैं क्या? तो ये भी दोनों वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका विभाजन और हो रहा है। कैसे हो जाएगा? देखो, रे को आधा लिख दो, ये हलंत होता है संस्कृत में। इसका अर्थ ये होता है कि अब ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, तो रे को यदि हलंत लिख देंगे, आधे रूप में लिखेंगे, तो बताओ कौन सा स्वर है इसमें? आ स्वर है। यदि मैं को भी आधा लिख दें, हलंत लिख दें, तो मैं में कौन सा स्वर है? ए है। अब देखो, इनका और विभाजन करना संभव नहीं है। रे, आ, मैं, ए, चारों का विभाजन किया जाना संभव नहीं है, तो ये चारों के चारों जो कहलाएंगे वही ही क्या कहलाएंगे? वर्ण। क्या कहलाएंगे? वर्ण। तो भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं होता है, टुकड़े नहीं होते हैं, उसी का नाम क्या होता है? वर्ण। ये चार क्या हैं? वर्ण। ये राम एक क्या है? शब्द। अब देखें, आप गौर करो, ये रा और मैं दो अलग अलग लिखे हुए हैं, ये दोनों क्या है? देखो, राम मैंने लिख दिया, क्या है? शब्द। रे, आ, मैं, ए, चारों क्या है? वर्ण। तो ये रा और मैं, इनके लिए पूछा जाए, ये शब्द तो नहीं है और ये वर्ण भी नहीं है। शब्द तो क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द हमेशा सार्थक होता है। वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह हमेशा क्या कहलाता है? शब्द। तो सीधा कहा जाए, रा क्या है? तो रा का बताओ क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ नहीं निकलने के लिए किस श्रेणी में नहीं जाएगा? शब्द की श्रेणी में नहीं जाएगा। वर्ण की श्रेणी में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके टुकड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों को जो नाम देंगे, वो नाम क्या दे देंगे? अक्षर। तो क्लियर कर दूं, वर्ण और अक्षर कई जगह एक जगह लिखे हुए हैं, वर्ण और अक्षर एक नहीं है। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के बताओ किसकी रचना कर देते हैं? अक्षर की। दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर के किसकी रचना कर देते हैं? शब्द की। और यूं लिख दिया, राम जाता है, राम जाता है, ये पूरा क्या कहलाएगा? वाक्य। पूरा क्या कहलाएगा? वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के अक्षर बना देते हैं, अक्षर मिलकर के शब्द, और शब्द मिलकर के क्या बन जाता है? वाक्य। शब्द मिलकर के क्या बन जाता है? वाक्य। और वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीन ही टॉपिक आपके सिलेबस में कैसे हैं, उस चीज को मैं आप समझा रहा हूं। देखो, इनके आगे वाला टॉपिक, जैसे मान लो अपन संधि पढ़ते हैं, उदाहरण तौर पे संधि पढ़ते हैं, आपसे कभी कहा जाए कि संधि में परस्पर मेल किसका होता है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वाक्यों के मेल को संधि कहते हैं, या दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो देखो, संधि में हमेशा मेल होता है, किसका मेल होता है? वर्णों का। किसका मेल? वर्णों का। तो बताओ मुझे, ये संधि का टॉपिक कौन से टॉपिक पे आधारित है? वर्ण के टॉपिक पे। किस पे आधारित है? वर्ण के टॉपिक। तो वर्ण है, इस पे टॉपिक आधारित हो गया कौन सा? संधि वाला। फिर आपसे कहा जाए कि समास, टॉपिक पढ़ेंगे आगे कौन सा? समास। अब आपसे कहा जाए कि बताओ समास में परस्पर मेल किसका होता है? दो शब्दों का मेल, दो वर्णों का मेल, दो वाक्यों का मेल, दो पदों का मेल। तो समास में हमेशा मेल होता है किसका? पदों का। समास में मेल किसका होता है? पदों का। पद क्या आ गया? नई चीज। शब्द को ही क्या कह दिया जाता है? पद। शब्द को ही क्या कहते हैं? पद। क्यों कहते हैं? देखो, शब्द और पद में कोई भी डिफरेंस नहीं है। संस्कृत में, हिंदी में, दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर है। वहां तो क्या होता है? सुप्तिंगंतम पदम। संस्कृत में देखो सूत्र चलता है सुप्तिंगंतम पदम। वहां संस्कृत पढ़ेंगे तब पूरी चीजें बताऊंगा कि जिस शब्द के साथ में सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जुड़ जाते हैं, उसके बाद में उसका नाम क्या हो जाता है? पद हो जाता है। हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हिंदी में क्या है कि शब्द तो क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह हमेशा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द। और जब किसी शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जब भी किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो वो जो शब्द होता है उसी को क्या कह दिया जाता है? पद। समझ में आई? शब्द और पद में अंतर क्या है?
वर्णों का व्यवस्थित और सार्थक समूह हमेशा शब्द कहलाता है। और जब कोई भी शब्द होता है उस शब्द का वाक्य में यदि प्रयोग कर दिया जाता है तब वहां वह उसका नाम कभी शब्द नहीं रहता है, उसी का नाम क्या हो जाता है, पद। जैसे अपन एक वाक्य लिख दिया राम जाता है और आपसे पूछा जाए इसमें कुल कितने शब्द हैं, तो अशुद्ध है। राम जाता है ये पूरा वाक्य है और इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब प्रयोग किसका है, पदों का प्रयोग है। राम जाता है इसमें कुल कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। ये भी आगे पद बंद आएगा उसमें पढ़ा दूंगा मैं। एक तो राम पद है, जाता है यहां तक का एक पद है, तो एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पद है अलग से पद नहीं है। इस चीज को भी समझेंगे अपन आगे। तो राम और जाता है 2 पद हैं, इसमें 2 शब्द नहीं है, 2 क्या है, पद है। तो समास का टॉपिक बताओ कौन से टॉपिक पे आधारित हुआ, शब्द के टॉपिक पे। फिर वाक्य पे टॉपिक पे कौन से टॉपिक हैं अपने, तो एक तो वाक्य का टॉपिक है, वाक्य वर्गीकरण, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य पढ़ा होगा आपने। फिर अपन पढ़ते हैं वाच्य का टॉपिक, वाक्य के बाद में वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वो भी किस पे आधारित है, वाक्य के टॉपिक पे आधारित है। फिर आता है आपके सामने विलोम शब्द, विलोम शब्द, तो वो भी बताओ किस पे आधारित हुआ, शब्द के टॉपिक पे। पर्यायवाची शब्द, वो भी किस पे आधारित है, शब्द पे। एकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, शब्द युग में, शब्द युग में। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, तो उसमें वाक्य भी आ जाएगा, शब्द भी आ जाएगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। इसी प्रकार से आ जाता है लोकोक्ति और मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे। उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश मात्र होते हैं, तो किस टॉपिक पे आधारित है, शब्द पे। तो बताओ ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है हिंदी व्याकरण में, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो इन 3 से इतर हो, अलग हो। वर्ण, शब्द और वाक्य सिंगल टॉपिक नहीं है, इन्हीं टॉपिकों पे आधारित है। वर्ण यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसका मतलब संधि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। शब्द आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, यानी पद या शब्द आपको समझ में आ गया, तो समास का टॉपिक आसानी से हो जाएगा। तो आगे वाले टॉपिक इन्हीं टॉपिक पे आधारित हैं। अपन क्रम से चलेंगे, जो सीक्वेंस है सीक्वेंस के अनुसार ही आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करवाएंगे। तो देखो, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं होता है, टुकड़े नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ण। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के किसकी रचना कर देते हैं, अक्षर की, अक्षर मिलकर के शब्द की, और शब्द मिलकर के वाक्य की। अब आता है प्रश्न आपके कि बताओ भाषा की इकाइयों का सही क्रम क्या होता है, तो वो सही क्रम क्या हो जाएगा, देखो ये हम लिख देता हूं। सबसे पहले आता है आपकी भाषा की इकाई में वर्ण, वर्ण के बाद में क्या आ जाएगा, अक्षर। ये भी कई बार शिक्षण विधि में पूछ लिया जाता है, भाषा की इकाइयों का सही क्रम। सबसे पहले वर्ण, फिर अक्षर, फिर क्या जाएगा, शब्द। शब्द के कोष्टक में अपन लिख सकते हैं पद। फिर देखो शब्द मिलकर के क्या बन जाता है, वाक्य। यहां तक इकाइयां हैं आपके सिलेबस में, तो आगे वाली भी मैं लिख देता हूं। वर्ण, अक्षर, शब्द या पद, वाक्य। अनेक वाक्य मिलकर के किसकी रचना कर देते हैं, अनुच्छेद, जिसको अंग्रेजी में पैराग्राफ बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। अनेक अनुच्छेद मिलकर के किसकी रचना करते हैं, अध्याय या पाठ, अध्याय या पाठ। और अनेक पाठ मिलकर के किसकी रचना करते हैं, बताओ, पुस्तक की। प्रश्न आया हुआ है कि भाषा की इकाइयों का अंतिम क्रम क्या होता है, पुस्तक होता है। अंतिम क्रम क्या होता है, पुस्तक, और पहला क्रम क्या होता है, वर्ण। तो ये इतने, ये सीक्वेंस है, भाषा की इकाइयों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या आता है, वर्ण आता है। सबसे पहले क्या आ जाता है, वर्ण। 2 या 2 से अधिक वर्ण जो होते हैं ये मिलकर के किसकी रचना कर देते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के जो रचना करते हैं वो रचना किसकी कर देते हैं, अक्षरों की। अक्षर मिलकर के बताओ किसकी रचना करते हैं, शब्द की। शब्द को ही क्या कह सकते हैं, पद। अनेक पद मिलकर के वाक्य की, वाक्य मिलकर के अनुच्छेद की, अनुच्छेद मिलकर के अध्याय या पाठ की, और अनेक पाठ मिलकर के पुस्तक की रचना कर देते हैं। तो ये तो भाषा की इकाइयों का सही क्रम है। फिर आता है कि बताओ वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, तो हिंदी भाषा में वर्ण होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। देखो, र क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है। आ क्या है, स्वर। मैं क्या है, व्यंजन। ए क्या है, स्वर। तो 2 ही चीज आ रही है अपने सामने, 2 ही चीज आ रही है। वर्ण कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। पहला क्या हो जाता है, स्वर, और दूसरा क्या हो जाता है, व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब आती है आपके सामने कि बताओ स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो साधारणतः अपन यूं बोल सकते हैं कि जो ए आ ई पढ़ते हैं अपन, ये स्वर हैं,
और जो कैके घड़े जो पढ़ते हैं वो क्या है, व्यंजन है। देखो मूल रूप से थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, रीट की परीक्षा में वही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपको 6 से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने, या लेवल 1 वाले लें तो 1 से 8 जोड़ दो सीधा ही। लेवल 1 को यदि साथ में ले लेते हैं अपन, तो रीट की एग्जाम में आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1 से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं के सिलेबस में लिखे हुए हैं। अब बताओ कैके गड़े कहाँ सीखते हैं अपन, एआई कहाँ सीखते हैं अपन, पहली क्लास में। कौन सी कक्षा में सीखते हैं, पहली कक्षा में। और अब कहाँ पढ़नी पड़ रही है आपको, रीट में। क्या कहाँ पढ़नी पड़ रही है अपने, रीट में। बताओ संधि समास प्रत्यय उपसर्ग वगैरह कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, 6ठी कक्षा में। 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं, यहाँ दोबारा से पढ़ने पड़ रहे हैं। और इसी चीज का नाम कंपटीशन है, इसी का नाम प्रतियोगिता है। जो अपने को ज्ञान पूर्ववर्ती कक्षा में सही ढंग से प्राप्त नहीं हुआ, उसी ज्ञान को दोबारा से रिवाइज करना है, यही प्रतियोगिता है। कोई अलग से विशेष चीज आपको नहीं पूछी जाएगी, ये भी मैं क्लियर कर दूं, आपके रीट में कोई भी विशेष चीज नहीं पूछी जाएगी। रीट के सिलेबस में आपके 1 से लेकर के 8वीं तक का सिलेबस ही पूछा जाएगा, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो। मनोविज्ञान को छोड़ देते हैं, मनोविज्ञान नहीं पढ़ाया जाता है, उसको छोड़ करके चाहे आपके सामाजिक ज्ञान वाला कोई सा मैटर हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, या साइंस का पार्ट हो, मैथ का पार्ट हो, सारी की सारी चीजें वो ही पूछी जाएंगी जो आपने कहां तक पढ़ी है, 1 से 8वीं तक की कक्षाओं। इन्हीं कक्षाओं को आगे जाकर के रीट में यदि सिलेक्शन हो जाता है, 3rd ग्रेड के टीचर बन जाते हो, तो यहीं तक की कक्षाओं को आपको पढ़ाना पड़ेगा। 2nd ग्रेड वाला जो शिक्षक हो जाता है उसको 9th और 10th को पढ़ाना पड़ता है। 1st ग्रेड का जो शिक्षक होता है उसको 11th और 12th को पढ़ाना पड़ता है। कॉलेज प्रोफेसर हो जाता है तो उसको कॉलेज लेवल वाली जो कक्षाएं होती हैं उसमें अध्यापन कराना होता है। तो आपको तो पढ़ाने कहां तक है, 1 से लेकर के 8वीं तक, और 2 कक्षाओं का आगे का ज्ञान और प्राप्त कर लो आप 10वीं तक। आपको रीट में कोई रोकने वाला नहीं है। यदि आप एसएसटी से यदि देते हैं और 6 से लेकर के 10वीं तक की जो सामाजिक ज्ञान की किताब चलती है, पर्यावरण अध्ययन के राजस्थान अध्ययन के नाम से, यदि उनका समग्र अध्ययन आप कर लें तो सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। 6, 7, 8 की यदि आप साइंस की बुक में से जितने भी पर्सन है वो यदि तैयार कर लेते हैं, चैप्टर पूरे तैयार कर लेते हैं, सिंगल पर्सन है साइंस का बाहर नहीं आता है, ऐसे मैथ के नहीं आते हैं, तो कुछ भी नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी रणनीति बना करके यदि आप रीट की तैयारी करोगे तो आपकी पात्रता तो हो जाएगी क्लियर। इसके अलावा मेंस भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब देखो यदि मेंस के स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं तो उनको भी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये पात्रता वाला थोड़ा सा यदि पूरा हो जाता है, पात्रता पूरे होने के बाद में मेंस का मैं अलग से चला रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके भी मेंस के जो टॉपिक है, आपके सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि मेंस में भी टाइम है। आपकी रीट की मेंस की जो अधिकृत जो माह दे रखा है वो लगभग नवंबर महीना दे रखा है, और मान लो फरवरी में अपनी ये हो जाती है, फरवरी में पात्रता हो जाती है। तो फरवरी में पात्रता होने के बाद में जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी लगभग 8-9 महीने का टाइम आपको मिल जाता है, पूर्ण रूप से मिल जाता है। और मैं नहीं मानता कि 8-9 महीने की तैयारी यदि आप पूरी तन्मयता से यदि कर लेते हैं, बिल्कुल दृढ़ता से यदि 8-9 महीने यदि आप तैयारी कर लें और फिर 3rd ग्रेड के शिक्षक नहीं बन पाए तो फिर नामुमकिन है, आगे भी नामुमकिन है। और कहना चाहूंगा आप सभी के लिए, रीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कहना चाहूंगा कि बहे हवाना वेग से तो रवानी ही क्या, बहे हवाना वेग से तो रवानी ही क्या, बुझा ना सके जो आग तो फिर वो पानी ही क्या। अरे तुम रीट की एग्जाम को पास नहीं कर सके तो बेहतर है तुम्हारा बुढ़ापा फिर जवानी ही क्या। यदि रीट को तुम पास नहीं कर सके और इतने समय में नहीं कर सके तो फिर तैयारी करना ही छोड़ देना, नहीं होगा फिर कहीं पे भी। यदि रीट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है इतने महीने तैयारी करने के बाद में भी, तो आगे की तैयारी छोड़ देना, धंधा ही बदल देना, दूसरा अपना ऑक्यूपेशन जो भी है वो अपना लेना, क्योंकि फिर तुम इसके लायक नहीं हो। इतना समय मिलने के बाद में भी यदि अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, प्रिपेयर नहीं कर पाते, थोड़ा सा आप जो भी सोशल मीडिया है ना, फालतू का जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह पे आप क्लासें ले सकते हैं और वहां पर भी जो काम की चीजें वही देखें, क्योंकि उसको आगे ऐसे खिसकाते रहो आप, चलता रहेगा वो। थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट करके रहिए थोड़ा, तो फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह, दुनिया भर के जो एप्लीकेशंस हैं उनको थोड़े से समय के लिए आप अपने मोबाइल से रिमूव कर दें। पहला अपना जिंदगी का निर्माण करना है, आगे की चीजें बाद में। सबसे पहले अपना जीवन निर्माण है, कोई साथ नहीं देने वाला है, न माता पिता साथ देगा, न भाई बहन साथ देगा, न रिश्तेदारी साथ देंगे,
न कोई शिक्षक साथ देगा, न कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ देगा, कोई भी साथ नहीं देने वाला। साथ देगा अपने पैरों पे यदि खड़े हो जाएंगे तो स्वयं ही साथ रहोगे, दूसरा कोई भी साथ नहीं देने वाला है। और आपने पढ़ा होगा भली भली के सब साथी होते हैं। यदि आप टॉप पे होते हैं, यदि पीक पॉइंट पे होते हैं तो सब आपके पीछे पीछे होते हैं, और यदि आप बॉटम पे होते हैं तो जो अपने खास होते हैं ना वो आपसे दूर हटते जाते हैं। तो अपनी मंजिल को पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और खोना भी आपको तो कुछ नहीं है, विद्यार्थियों को तो खोना ही कुछ नहीं है। खोने के लिए उनके पास है ही क्या, समय देना है आपको। तो फालतू की चीजें को तो छोड़ना है। थोड़े से दिन के लिए आपकी जो भी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है उन चीजों को हटा दो अपनी लाइफ से, सक्सेस अपने आप ही मिल जाएगी। समय सबके पास में 24 घंटा ही है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास में 25 घंटे हों, सिंगल पर्सन नहीं हुआ आज तक। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में घंटे कितने हैं? 24 ही। अब इन 24 घंटों का किस प्रकार से सदुपयोग करके लोग आईएएस को भी टॉपर कर जाते हैं, और इनका दुरुपयोग करके आप रीट की एग्जाम को भी पास नहीं कर पाते। बस ये समय प्रबंधन ही है, अपने जीवन निर्माण है उसमें केवल समय प्रबंधन है। समय को कैसे मैनेज करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ी सी बातें अपन और भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे आगे। ये दो चीजें हैं आपके वर्ण के टॉपिक में, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? एआई को स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है? कह गड़े को व्यंजन कहते हैं। थोड़ी सी यहाँ लैंग्वेज में इनकी थोड़ी सी परिभाषा दे दी गई है। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, वो तो बताओ क्या कहलाते हैं? स्वर नाम हो जाता है। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, बताओ क्या कहलाते हैं? व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली नहीं जाती है वो तो स्वर कहलाते हैं, और वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है, बताओ क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वरों की संख्या हिंदी भाषा में बताओ कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या, ये याद रखने वाली बात है, नया लेटेस्ट है 35 है, नॉट फॉर 33। व्यंजनों की मूल संख्या वर्तमान हिंदी व्याकरण के अनुसार 35 याद रखनी है। यदि ये प्रश्न आता है कि हिंदी में वर्तमान समय में व्यंजन कितने हैं, तो लेटेस्ट अपडेट है कितने हैं? 35 बताने। 35 मान लो ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या बता देना है? 33 है। वो भी मैं समझाऊंगा किस प्रकार से 35 है। और नवीन हिंदी व्याकरण में जो चीजें लिखी हुई है वही आपको तैयार करनी है। हिंदी का मैटर तैयार करने के लिए नवीन हिंदी व्याकरण में जो चीजें हैं वही मैं पढ़ाऊंगा, जो 9 से 12 तक अपने पाठ्यक्रम में चल रही है, गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी संस्थान है। 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं में जो हिंदी व्याकरण की बुक चली है, प्रश्न लगभग वहीं से आएंगे, उनमें से आएंगे। जैसे पर्यायवाची का है, विलोम शब्द है, उसमें 20-30 शब्दों के दे रखे हैं, उतने तैयार करने, केवल उतने तैयार करने आपको, उनसे बाहर नहीं पूछेगा परीक्षा में। वो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें उसी में से लिखूंगा। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके आपके स्वयं के नोट्स बनाते जाएं मेरे साथ साथ। ये थोड़ी सी आपसे करबद्ध निवेदन है, जो भी रीट की, एसआई की, हिंदी आपके एसआई में भी है 200 नंबर की आती, तो जो भी बच्चे रीट के हैं, एसआई के हैं, एलडीसी का है, पटवार का है, ग्राम सेवक का है, सीईटी का है, सब जगह हिंदी है। हिंदी सब जगह काम आने वाली है तुम्हारे। तो जो भी हिंदी से संबंधित बच्चे हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं, यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूं सारी क्लासें, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं सबके अपनी नोटबुक डाल लो और उसमें स्वयं के नोट्स बना लो। जो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारे नोट्स बना लो आप, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी का तो चलो यहाँ तो 31 नंबर का ही मैटर है, ऐसा मैं 200 नंबर का है, पूरा करवा रहा हूँ, पूरा डाल रहा हूं मैं इस पे। तो देखो, वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती क्या कहलाते हैं? स्वर। संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 11। और वे वर्ण जिनमें दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन। संख्या पूछी जाए तो 35 और 33। इसमें से आगे अब जो वर्णन है इनका, स्वर कितने प्रकार के हो जाते हैं, फिर व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया जाता है, ये अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।